हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक दंत रोगों से रिलेटेड आपके सिलेबस में है, वो है दंत निर्हरण। ऐसे करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आयुर्वेद में जो दंत निर्हरण या दंत उत्पाटन के लिए जो बताया गया है वो बताया गया है जालंधर बंद विधि द्वारा। तो जालंधर बंद जो कि आपने स्वस्थ व्रत में पढ़ा भी होगा, तो जालंधर बंद की हेल्प से दांतों का उत्पाटन या निर्हरण किया जाता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे और मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो जालंधर बंद की व्युत्पत्ति जाल धारण से है। जाल अर्थात नाड़ी समूह का बंधन, जो अपनी नाड़ियों के पूरे समूह का बंधन कर लेता है, उस प्रोसेस को हम जालंधर बंद कहते हैं। सुश्रुत ने दंत उत्पाटन किन किन में बताया, जैसे किसी पेशेंट को कृमि दंत है, दालन है, भंजनक है, कपालिका है या श्याव दंत रोग है, इनमें बोला है कि दांत को उखड़वा दो, दंत का निर्हरण करा दीजिए। तो इन इन रोगों में हमें दंत का निर्हरण कराना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करना है, उस विधि की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को या तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठकर बिठाना है और उसको बोलना है कि हाथ जो है वो पटेला यानी कि नी जॉइंट पर रखे, जानों पर रखे। गहरी सांस लेकर सांस को होल्ड करना है, रोक लेना है। कंधों को ऊपर उठाना है व थोड़ा आगे की ओर झुकाना है। अब वापस समझिए, जैसे सुखासन में पेशेंट बैठ गया है, पद्मासन में बैठ गया, हाथ दोनों नी जॉइंट पर रखे हुए हैं, बहुत गहरी सांस अंदर ली, सांस को होल्ड करके रखा, कंधों को ऊपर उठाया और थोड़ा आगे की ओर झुका। झुकने में लेकिन पीठ उसकी सीधी रहनी चाहिए, उसका जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, एकदम सीधा रहना चाहिए। पीठ को सीधा रखे और हनु केवल मैंडिबल को आगे की ओर झुकाना है और मैंडिबल को झुका करके यानी कि जो चिन्ह है उसको कहाँ लगाना है, ट्रैकिया वाले रीजन पर, श्वास नलिका पर। जैसे लगाते हैं ना चिन्ह को चेस्ट से लगाने की कोशिश करते हैं, तो श्वास नलिका पर दृढ़ता से लगाना है। फिर क्या करना है, जो टंग है उसको ऊपर उठा लेना है, तालू पे टच करना है, जिह्वा को तालू पर दबा के रखे। और ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, ऊपर विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें व जब तक आसानी से संभव हो सके तब तक सांस को होल्ड करके रखना है। होल्ड नहीं कर पा रहे, लंबी सांस छोड़नी है। हनु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है और धीमी धीमी सांस लेते हुए फिर 1 मिनट तक सुखासन में बैठे रहना है और ऐसा कम से कम 3 से 6 साइकिल हमें करना है। तो ये प्रोसेस है जालंधर बंद का। क्लियर है? इस तरीके से इस पोजीशन में पेशेंट को बिठाना है, सांस को होल्ड करके रखाना है, चिन्ह को कहाँ लगाना है वो आपको सारा समझ आ गया। फिर उसके बाद है दंत आहरण यानी कि एक्सट्रैक्शन में भी योग शास्त्री जालंधर बंद का प्रयोग करते हैं। ये प्रोसेस था हमारा जालंधर बंद का, जिससे अब जालंधर बंद ये प्रोसेस किया जाएगा। इससे पेशेंट को होगा क्या, पेन का एहसास नहीं होगा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो अब बिना पीड़ा व बिना रक्तस्राव के, बिना ब्लीडिंग और बिना पेन के इस प्रोसेस से हम दांत को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें किसी लोकल एनेस्थीसिया, किसी इंजेक्शन, किसी एनाल्जेसिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि जालंधर बंद विधि से जालंधर बंद लगा करके अगर दांत को निकाला जा रहा है तो कोई एनेस्थीसिया वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया में रोगी की निशेष जांच करके रोगी को उस विधि से अवगत कराया जाता है ताकि वह पूर्ण सहयोगी दे। तो आप पेशेंट से ये सब काम करवाओगे तो उसे पहले समझाओगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। रोगी को आराम से सुखासन में बिठा करके वही दोनों हाथ जानुसंधि पर रखना है। दंत चिकित्सक या पारंगत योगी, योग शास्त्रिक है वो भी करवा सकता है। पारंगत योगी चिकित्सक जो है रोगी के पीछे की ओर खड़े होना है, ठीक है। रोगी को सुखासन में बिठा दिया और योग शास्त्री या दंत चिकित्सक जो भी है उसको पेशेंट के पीछे की ओर खड़े रहना है और उसके सिर को झुका करके अब अपने हाथ से ही, चिकित्सक अपने हाथ से ही रोगी के सिर को झुका करके चिन्ह को कंठ से लगा देता है। यही क्या है, जालंधर बंद। चिकित्सक अपनी एक जानुसंधि से, अब डॉक्टर की जानुसंधि की बात हो रही है, डॉक्टर की नी जॉइंट की बात हो रही है, तो चिकित्सक अपनी एक नी जॉइंट से क्या करेगा, पीछे खड़ा हुआ है ना वो रोगी के, तो रोगी के पृष्ठ पर उसकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उस पर घुटने से दबाव बनाएगा। वह बाएं हाथ से, अपने बाएं हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड से कान के पीछे जो ट्राइजेमिनल जो नर्व है उसको प्रेस करना है। समझ में आया? तो रोगी के पीछे जो डॉक्टर खड़ा हुआ है वो अपनी नी जॉइंट से मेरुदंड पे जो सुषुम्ना नाड़ी वहां पे प्रेशर बनाएगा, जिससे सेंसेशन ब्रेन तक जाना बंद हो जाएंगे। ब्रेन तक सेंसेशन नहीं जाएंगे तो उसको पेन फील नहीं होगा। और ट्राइजेमिनल नर्व को भी दबा के रखना है क्योंकि वो टूथ को सप्लाई दे रही है। रोगी का सिर
बार ऊपर नीचे हिलाया जाएगा। वो सिर को उठा करके सिंग मुख यंत्र से, अब ये भी याद रखना टूथ एक्सट्रैक्शन में सिंग मुख यंत्र का यूज करते हैं। सिंग मुख यंत्र से रोगी के दांत को पकड़ करके खींच के हम निकाल लेंगे। अगर ब्लीडिंग हो रही है, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन अगर हो रही है तो उसे रोकने के लिए एक पिचू द्वारा खाली सॉकेट, जो दांत उखाड़ा है वहां पे खाली सॉकेट बन गया, तो एक पिचू से उस सॉकेट को हम भर देंगे। उसके पश्चात पेशेंट को आधे घंटे तक आराम कराएंगे, फिर नसें देंगे, उसके बाद गंडूश भी कराएंगे। ग्रीवा की नाड़ी व धमनियों पर दबाव के कारण, अब ये हमने ट्राइजेमिनल नर्व और सभी नाड़ियों पे घुटने से दबाव बनाया, उससे ब्लीडिंग वहां पे नहीं होगी। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है, ऑलरेडी उसको हेमरेज होता है, या हाइपरटेंशन वाला पेशेंट हो, या एनीमिक हो, या गर्भ अवस्था की फीमेल हो, उनमें सावधानी से दंत निर्हरण कराओ या फिर कराओ ही मत, क्योंकि इनको ब्लड की खुद को जरूरत है और अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था आयुर्वेद का टूथ एक्सट्रैक्शन का। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, जिसमें टूथ एक्सट्रैक्शन को एक्सोडोंशिया भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? द आइडियल टूथ एक्सट्रैक्शन इज डिफाइंड as the painless removed of the whole tooth or tooth root with minimal trauma to the investing tissue। आइडियल डेफिनेशन तो यही है कि पेनलेस रिमूव, पेशेंट को पता भी नहीं चले और दांत उखाड़ लिया गया हो, पूरे टूथ को या केवल टूथ की रूट को उखाड़ा गया हो। ठीक है, और जिसमें आसपास के टिश्यूज में भी मिनिमल इंजरी या मिनिमल ट्रॉमा होना चाहिए। सो द वुंड हील अनइवन फुली एंड नो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। अब अगर इस तरीके से पेनलेस और बहुत आसानी से बिना किसी ट्रॉमा के रिमूव किया गया तो आसानी से वुंड हील हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दो तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इंट्रा एल्वियोलर, जिसको हम कन्वेंशियल भी कहते हैं, फोरशेप एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, और ट्रांस एल्वियोलर एक्सट्रैक्शन या सर्जिकल एक्सट्रैक्शन या ओपन व्यू टेक्निक, दोनों के अलग अलग अपने अपने नाम है। इंडिकेशन क्या है? अगर किसी पेशेंट को पेरिओडोंटल डिजीज है, या कृमि दंत यानी कि डेंटल कैरीज हैं, या एक्यूट और क्रोनिक पल्पाइटिस है, या इम्पैक्टेड टीथ है जो विजडम टूथ है उस तरीके का, टीथ विद रूट का फ्रैक्चर हो गया हो, टीथ कॉजिंग ऑस्टियोमाइलिटिस, अगर दांत के कारण ऑस्टियोमाइलिटिस हो रहा हो, ठीक है, या फिर पेरिएपिकल डिजीज हो, या टीथ विद ओरल इन्फेक्शन कॉजिंग सिस्टमिक डिजीज, या दांत में कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, तो उस केस में हमें टूथ एक्सट्रैक्शन कराना पड़ेगा। किन किन केसेस में टूथ एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन है? तो जैसे पेशेंट को लोकल इन्फेक्शन विद अनकंट्रोल सेलुलाइटिस, ठीक है, या फिर मैलिग्नेंट ग्रोथ हो, तो वहां पे हमें एक्सट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर जैसे पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, तो उस केस में भी हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि पेशेंट का टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन में? फ्रैक्चर हो सकता है, म्यूकोजल टीयर हो सकता है निकालते टाइम, नर्व की ट्राइजेमिनल नर्व की इंजरी हो सकती है, हेमरेज ज्यादा हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, दांत में पेन और स्वेलिंग हो सकती है। टूथ रिमूवल मेथड क्या रहेगा? नंबिंग द टूथ बाय एनेस्थीसिया, पहले लोकल एनेस्थीसिया देख के टूथ को नम करेंगे। टूथ को निकालने से पहले सॉकेट को हमें एनलार्ज करना है जिससे हम उसे आसानी से निकाल पाए। तो जब भी हम दांत को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे पहले सॉकेट को एनलार्ज करेंगे तथा टूथ को लिगामेंट से सेपरेट करना है, जो आसपास के लिगामेंट हैं उनसे बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। फिर एक्सट्रैक्शन फोर्सेप व एलिवेटर का यूज करके दांत पर प्रेशर लगाना और उसको खींच लेना है। तो एक्सट्रैक्शन फोर्सेप और एलिवेटर्स का यूज करके हम दांत पर प्रेशर लगा के उसको बाहर खींच लेंगे। फिर क्लोजिंग द स्पेस, जो भी वेकेंट कैविटी है उसको, जो भी वेकेंट जो स्पेस है उसको क्लोज कर देना है। कंप्रेस द सॉकेट, जो सॉकेट है उसको कंप्रेस करना है फिंगर से जिससे ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। तो सॉकेट को फिंगर से बार बार क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे जिससे ब्लीडिंग ना हो, तथा सॉकेट को प्रॉपर वॉश करना है जिससे वहां पे कोई हिमेटोमा डेवलप ना हो। और यदि कोई टूथ फ्रेगमेंट या फिर लूज बोन वहां पे बच गई है तो उसको भी एकदम क्लीन कर लेना है, इसीलिए हम उसको क्या करा रहे हैं? वॉश करा रहे हैं। सॉकेट में फिर अब जो खाली स्पेस बच गया वहां पे गॉज पीस अप्लाई कर दें, हमने भी तो पिचू रखा था, ऐसा ही गॉज अप्लाई कर देना है और एक्सट्रैक्शन साइट को स्टिचेस लगा देने हैं वहां पे। ठीक है,
कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, फोल्डेड गॉज ओवर द साइड तथा प्रेशर क्रिएट करना है। जो भी गॉज आपने लगाया है उस सॉकेट में वहां पे प्रेशर अप्लाई करना है जिससे ब्लीडिंग जो है जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर क्या करनी है, जैसे पेशेंट को पेन होगा तो पेन किलर देनी है, पहले 24 घंटे तक ड्रिंकिंग वगैरह अवॉइड करनी है, ब्रश नहीं करनी है, फ्लॉसिंग भी नहीं करनी है, और जो गॉज सॉकेट में लगा रहे हैं उसको चेंज करते रहना है। जैसे ही वो लगे कि पूरा ब्लड से भीग गया है तो उसको चेंज करते रहना है। अब बात आती है नया दांत लगाने की, दंत पूरण की, जिसको डेंटल रेस्टोरेशन कहते हैं। वापस जो कई लोग नया दांत लगवाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल जो डेंटल टिश्यू के फंक्शन को रिस्टोर व डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करते हैं और उसे हम डेंटल रेस्टोरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फिलिंग का यूज। अब हम फिलिंग करेंगे, जो भी टूटा हुआ दांत है या जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए एक मटेरियल का यूज करते हैं। तो फिलिंग का यूज ब्रोकन टीथ को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। प्रोसीजर क्या रहेगा, जिस भी एरिया को, जो भी सॉकेट है उसको फिल करना है, वहां पे हमें एनेस्थीसिया अप्लाई करना है। अगर डेंटल कैरीज है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें पहले एयर रोटेटर का यूज करना है, कैविटी को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद ही फिलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि पहले से उसमें कोई कीड़ा था, कोई कृमि लगा हुआ था और आपने फिलिंग कर दी तो वो वहीं पड़ा रहेगा और साइनस वगैरह बना देगा। तो एकदम क्लीन करने के बाद ही फिलिंग करनी है। फिर उस मटेरियल को कैविटी में अप्लाई करना है, जो फिलिंग मटेरियल है उसको अप्लाई करना है। मटेरियल को फिल करने में लेजर लाइट का यूज किया जाता है। एक्सेसिव मटेरियल को रिमूव करके फाइनल रिस्टोरेशन की पॉलिश की जाती है। ठीक है, जो ज्यादा मटेरियल वहां पे लग गया उसको रिमूव कर दो और फिर एकदम से वो नॉर्मल लग रहा है उसकी फिनिशिंग कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये भी दो तरीके से होगा, एक टेम्परेरी होता है और परमानेंट रिस्टोरेशन होता है। और स्टेप 2 रहेंगे, पहले टूथ की प्रिपरेशन करेंगे फिल करने के लिए, फिर उसके बाद फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो टूथ प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि जो भी डेंटल, जो भी वहां पे कट है कुछ खराबी, तो कटिंग विद डेंटल ब्रश। फिर उसके बाद क्रिएट स्पेस बनाना है फिलिंग के लिए, इस क्रिएटिंग स्पेस फॉर फिलिंग मटेरियल एंड टू रिमूव डिके, जो भी वहां पे जो मटेरियल है उसको रिमूव कर देना है। समटाइम्स टेम्परेरी फिलिंग इज डन बिफोर परमानेंट फिलिंग। कई बार क्या होता है, परमानेंट फिलिंग कराने से पहले टेम्परेरी भी करवाएंगे। फिलिंग कैन बी इंट्राकोरोनल व्हेन द फिलिंग इज डन बिफोर परमानेंट फिलिंग। ठीक है, फिर आता है सेकंड स्टेप होगा डायरेक्ट रेस्टोरेशन। इसमें क्या करेंगे, जो भी कैविटी हमने प्रिपेयर की है फिलिंग के लिए उसको सूटेबल मटेरियल से फिल करेंगे। इसमें केवल सिंगल सेटिंग, एक बार ही लेयर लगाएंगे, एक बार ही फिलिंग मटेरियल लगाएंगे और स्मॉल कैविटी के लिए ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगर कैविटी स्मॉल है तो डायरेक्ट हम फिलिंग कर सकते हैं, हमें प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। रेस्टोरेशन को क्लासिफाई 2 क्लास में किया गया है, क्लास 1 क्लास 2। अगर कैरीज हैं, कैरीज अफेक्टिंग बक्कल एंड लिक्वल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर टूथ, तो उसमें क्लास 1 रेस्टोरेशन करेंगे। क्लास 2 किसमें करेंगे, अगर कैरीज और डेंटल कैरीज हैं वो प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ मोलर एंड पोस्टीरियर मोलर को अफेक्ट कर रही है तो वहां पे क्लास 2 करेंगे। मेथड कौन सा यूज किया जाता है, जो फिलिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, गोल्ड 99% प्योर है ना, या फिर जो है गुड अलॉय का यूज करते हैं, गोल्ड प्लेटिनम का यूज करते हैं, उससे फिलिंग की जाती है दांत की कैविटी की, या निकल क्रोम अलॉय का यूज करते हैं, सिल्वर एमलगम का यूज करते हैं। ठीक है, अमलगम जो होती है वो बेस्ट होती है दांतों की फिलिंग के लिए, डायरेक्ट फिलिंग के लिए। इनका लाइफ स्पान जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि एक बार फिलिंग करवा ली तो 12 साल पेशेंट आराम से काट सकता है। प्रोसेलिन्स आर गुड फॉर इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन। अगर पहले कैविटी को प्रिपेयर करा रहे उसके बाद करवाओगे तो उसके अंदर आप प्रो क्लींस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटा सा ही टॉपिक था आपका टूथ एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद था हमारा फिलिंग रिस्टोरेशन। ठीक है, तो कभी पूछा तो नहीं गया एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।